देखो तो बच्चों, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिखो एक क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द अर्थ सेंटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द अर्थ सेंटर वेयर the resultant gravitation field where the resultant gravitation field due to earth and moon is zero. Due to earth and moon is zero. Find the distance of a point from the earth center where the resultant gravitation field due to earth and the moon is zero. The mass of the earth is given 6 into 10 raised to power 24 kg. Mass of moon 7.4 into 10 raised to power 22 kg. And distance between earth and moon given है 4 into 10 raised to power 5 किलोमीटर। लिख लिया बच्चों इसको। अब आपको पता है ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों आपका? बताओ। जीएम अपॉन आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? जीएम अपॉन आर स्क्वायर होता है। पर इस चीज को ध्यान रखना है, यहाँ पे बोल रहा है कि हमारी चलो अर्थ है और एक क्या है बच्चों? मून है। बीच में कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट है जहां पे हमारा ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। पर एक चीज बताओ, आपको पता है कि मान के चलो यहाँ पे मून है ही नहीं, यहाँ पे क्या ओनली अर्थ है, तो आपको पता है अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी दैट विल बी टुवर्ड्स अर्थ या फिर इनवर्स डायरेक्शन में होते टू द रेडियल डायरेक्शन। सिमिलरली इसके लिए भी क्या होगा बच्चे? इनवर्ड होगी, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। बस समझे कि नहीं समझा? आगे क्लियर हो गया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर इसका मास ऑफ अर्थ है, इसका मास ऑफ मून है, तो इसकी वजह से फॉर्मूला क्या लगेगा? आप बोलोगे जी तो सर हर जगह सेम रहता है, मास ऑफ अर्थ हो जाएगा और बीच में दोनों का क्या हो जाएगा बच्चे? डिस्टेंस हो जाएगा। यस और वो हमें बताएंगे कितना। ठीक है। सिमिलरली इसका भी क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा, मास ऑफ मून हो जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा बच्चों? डिस्टेंस आ जाएगा। दोनों की वैल्यू इक्वल होगी तभी तो क्या होगा? वो जीरो होगा। यस और नो? अब इक्वल कब हो सकती है? अब वो डिस्टेंस डिस्टेंस कितना दे रखा है बच्चों? 4 इंटू 10 पावर 5। इसको मैं ले सकता हूँ 4 इंटू 10 पावर 8 मीटर। यस और नो? है ना? तो मान के चलो कि ये एक्स डिस्टेंस है, तो डेफिनेटली दैट विल बी 4 इंटू 10 पावर 8 माइनस एक्स। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बिकॉज मैंने बोला था अर्थ के सेंटर से। अच्छा, अर्थ के सेंटर से भी बोला है यहाँ पे। अर्थ के सेंटर से बोला तो या तो पहले से आप इसमें जोड़ दो या फिर बाद में जो भी आपका रिजल्टेंट आएगा ना उसमें कितना जोड़ना है आपको? 6400 किलोमीटर और जोड़ना। कितना? 64, क्योंकि हमारी रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है? 6400 किलोमीटर होती है। ध्यान रखना है इस चीज का। बाद में ये भी जोड़ना, क्योंकि फ्रॉम द सेंटर बोला, क्वेश्चन पढ़ो, फ्रॉम द सेंटर बोला, तो जो भी एक्स की वैल्यू आएगी एक्स में कितना जोड़ दोगे आप? क्योंकि ये मीटर में आएगी तो आपको जोड़ देना 6400 इंटू 10 पावर 3। ये बाद में जोड़ना है। तो पहले एक्स की वैल्यू निकालें। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे? एक्स स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि एक्स डिस्टेंस हो गया रेडियल। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 इंटू 10 पावर 8 माइनस एक्स का स्क्वायर। यस, क्लियर हो गया? ठीक है, करो आंसर निकालो।
यही बैठे हुए हैं, पता नहीं कहाँ से। मास ऑफ अर्थ लिखो यहाँ पे 6 × 10⁻24। अब इसको एक्सक्वेयर ही रहने दो। 7.4 × 10⁻22। नीचे कितना आएगा? 4 × 10⁻8 माइनस एक्स का स्क्वायर। मेरे ख्याल से कट जाएगा ये, 100 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 600/74। 600/74 इक्वल्स टू x/4 × 10⁻8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर मैं 6 डिवाइड करूँ तो जाएगा 1 पे, और ये जाएगा मेरे ख्याल से 12 के आसपास। 12×6 = 72। ठीक है, ऊपर है 1000, नीचे है 12। 1000 को 100 बना दो, इसको 12 बनाने के लिए क्या करें हम? इसको 0.12 कर दें इसको। ठीक है, अब अगर मैं अप्रोक्सीमेट रिजल्ट निकालू, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10। 1.2 का मेरे ख्याल से 1.1 के आसपास है, क्योंकि 1.1 का स्क्वायर 1.21 होता है। ऐसे खेलते हैं गेम। सर मैं तो क्लास का टॉपर का भी टॉपर हूँ, मैं कर दूंगा इतनी बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व। 4 × 10⁻9 माइनस 10x इक्वल टू 1.1x, जो कि हो जाएगा लगभग 11.1x इक्वल टू 4 × 10⁻9। x की वैल्यू आ गई 4 × 10⁻9 डिवाइड बाय 11.1। करो 4/11.1 करो, कितना आंसर आ गया? या फिर 40 कर लो उसको, 40 डिवाइड बाय 11.1 10 पावर। बस बस, इतना दिमाग में नहीं करना भैया। जब तो इतना बड़ा टॉप काम कर चुका है तो इतना बड़ा काम तो कर रहा है। ओह वेरी गुड, आंसर भी यही है 3.6। ये देख, हमने अप्रोक्सीमेट से किया और तब भी करेक्ट आ गया। इसकी एडवांटेज पता क्या है? इस क्वेश्चन में एडवांटेज क्या है? अप्रोक्सीमेट नंबर ले सकते हो रेदर देन सॉल्विंग वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। समझ में आ गया? अबे आपके ऊपर है कितना इंटेलिजेंट हो आप। तो मैंने देखो थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस दिखाई, 74 को इस तरीके से लिख दिया। 100 डिवाइड बाय 1.2, 1.2 को भी आराम से कर दिया मैंने। तुम क्या करते? 74 को पहले डिवाइड करते 6000 से, करते कि नहीं करते? फिर उसका स्क्वायर रूट निकालते। यही थोड़ा सा दिमाग लगाना बस, ये कि कैसे मैं इजी कैलकुलेशन कर सकूं। करें? समझ में आ गया क्वेश्चन? सेम ऐसा क्वेश्चन बहुत बार फोर्स के लिए भी आता है। तो फोर्स में क्या फॉर्मूला लगेगा? फोर्स के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों? देखो, एम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मास ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए यहाँ पे एम नॉट। तो आपको पता है यहाँ पे भी एम नॉट आएगा, यहाँ पे भी एम नॉट, तब भी आंसर क्या आएगा बच्चों? सेम ही आएगा। क्योंकि अगर वहां पे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी 0 है तो ऑफ कोर्स सी बात है, वहां पे फोर्स भी क्या होगा? 0 ही होगा। होगा कि नहीं होगा? 0 बिल्कुल होगा। अगर सेम क्वेश्चन फोर्स के लिए भी आ जाता है तो आपको सेम अप्लाई कर। क्लियर हो गया? क्लियर एवरीवन? ठीक है, अब एक करते हैं नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ऐड कर लो, उसमें जोड़ दो। उसमें जोड़ना भी तो, क्योंकि इससे आंसर फरेगा नहीं, क्योंकि बहुत छोटी है ना रेडियस एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस। इस वजह से आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा। करके जोड़ के देख, जोड़ के तो देख पहले। जोड़ोगे तभी तो पता चलेगा, कैसे नेगलेक्ट कर लेगा। अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कम डिस्टेंस है तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो टॉपिक, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू solid sphere in uniform solid sphere, very important. Gravitation field intensity due to uniform solid sphere, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि आने आएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, जो अब से बहुत बार यूज होगा आने वाले के लिए, टर्म के लिए। ठीक है, तो आराम से समझना। देखो, सॉलिड स्पीड, तो बच्चे आपका सॉलिड है,
ध्यान देना इधर, मैं 3 पॉइंट पे निकालूंगा। ये सेंटर हो गया अर्थ का, एक मैं निकालूंगा, एक पॉइंट है पी पॉइंट पर, एक पॉइंट होगा बच्चे आपका पी डबल डैश, या इसको ले लो क्या, क्यू ले लो, और आर नहीं लेंगे, पी क्यू। एक होगा मेरा एस पॉइंट पर, पी क्यू एस। 3 पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, ठीक है। तो मैं मान के लिखो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, ऐसे लिखो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी पे निकालनी है बच्चे। पी के लिए ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी बताओ, एक चीज बताओ, ये सेंटर से कितनी डिस्टेंस दूरी पर है, सेंटर से आर डिस्टेंस दूरी पर है बच्चों। अगर ये सेंटर से आर डिस्टेंस दूरी पर है तो कैन आई कंसीडर सॉलिड स्फीयर, और ये आर बहुत ज्यादा दूर है। आर क्या है बच्चे, बहुत ज्यादा दूर है। बहुत ज्यादा दूर होने के कारण क्या मैं इसको पॉइंट मास मान सकता हूँ, नहीं मान सकता हूँ, मान सकता हूँ। और पॉइंट मास मानने के बाद इसकी कितनी हो जाएगी, इस पॉइंट पर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। अबे जब पॉइंट मास मान ले तो कितनी हो जाएगी, जी मास डिवाइड बाय, और रेडियल डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस आर। माइनस आर क्यों ले रहे हैं सर, क्योंकि टूवर्ड्स है सेंटर की, अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए ना, इसलिए। और उसकी रेडियस कितने बच्चे हैं यहाँ पे, ये आर। इसको लगी ये तब निकलेगी जब आर मेरा क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। आर मेरा क्या है, जब ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। क्योंकि मैंने फिर इस पॉइंट को लिखना हेयर, हियर कंसीडर एज पॉइंट मास। अगर हम इसको पॉइंट मास नहीं मानते, अगर हम इसको एक क्या मानेंगे, छोटा सा होलोस्फीयर मानेंगे, तब भी आंसर यही आएगा, तब भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। इसलिए हमें वो करने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा करने की हमें जरूरत है ही नहीं। क्लियर हो गया, ठीक है। ये निकल गया आपका, कौन से पॉइंट पर निकला बच्चों, पी पॉइंट पर निकला। अब कौन से पॉइंट पर निकालना है, क्यू। क्यू कहां पर है, सरफेस पर है। सरफेस से सेंटर की दूरी कितनी होती है, आर, रेडियस आर है, मतलब लिख लो एट पॉइंट क्यू, आर इक्वल टू क्या बन जाएगा, कैपिटल आर बन जाएगा, चेक कर लो बनेगा कि नहीं बनेगा। तो एट पॉइंट क्यू वैल्यू कितनी होगी बच्चे, इस केस में बन जाएगी जी एम अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगी, जो कि होगा माइनस आर, अभी भी रेडियल होगा। समझ में आ गया, यस सर, क्लियर हो गया। तो ये अभी भी मात्र है, टोटल एम हो गया, क्लियर यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे हल्का सा ट्विस्ट आएगा, एस पॉइंट पर निकालना है। अब बच्चे अगर मुझे एस पॉइंट पर निकालना है तो इधर ध्यान दो, एस पॉइंट पर निकालना है तो एस पॉइंट पे अगर मैं एक स्फीयर मानता हूं तो मेरा मास कम हो के बढ़ गया, कम हो गया। मास कम होने से रेडियस पे फर्क पड़ा। अब मास कितना है ये तो मुझे पता ही नहीं, ये मुझे कैसे पता मास कितना है, मुझे नहीं पता। तो हम मास निकालेंगे, फिर इसका क्या निकालेंगे बच्चों, इसका मास निकालेंगे कौन से मेथड से, सर वॉल्यूम मास डेंसिटी, क्योंकि स्फीयर है ना, वॉल्यूम मास डेंसिटी से हम इसका क्या निकालेंगे बच्चों, एम डैश मास निकालेंगे। और इसकी रेडियस अभी भी कितनी है बच्चों, यहाँ पे आर है, क्योंकि हम आर को मान क्या मान के चलते हैं, वेरिएबल डिस्टेंस मान के चलते हैं, हर बार ये लेके चलते हैं, तो आर ही वेरिएबल डिस्टेंस है। लेकिन मास कितना बच्चों इसका, एम डैश, मास कितना है इसका, एम डैश निकाले। तो सबसे पहले हम मास ही निकालते हैं। आपने कौन सा टर्म बोले थे मेरे को अभी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या कहती है, रो। रो क्या कहती है, मास अपॉन वॉल्यूम, या फिर एम डैश अपॉन वी डैश, छोटे वाले का छोटे वाला वॉल्यूम, छोटा मास, ठीक है। मुझे एम डैश निकालना, एम तो चलो पहले से ही था। टोटल वॉल्यूम कितना इसका, आप बोलोगे सर टोटल वॉल्यूम इसका 4/3 पाई आर क्यूब, इसका कितना है, ये हो गया एम डैश 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि स्मॉल आर, देखिए स्मॉल आर है वो कैपिटल आर है। करने आ गया यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है। हमें येलो वाले रीजन का देखना बस। तो येलो वाले के हिसाब से हमने मास एम डैश निकाला, तो देखो ये कट गया, ये कट गया,
तो एम डैश कितना निकल गया आपका, एम डैश निकल गया बच्चों एम टाइम्स आर क्यूब बाय आर। देख लो अगर ये आर, ध्यान से देखो, अगर ये आर स्मॉल आर अगर कैपिटल आर में बदल जाए तो आर से आर कैंसिल, एम ए बन जाएगा दोबारा। यस और नो? सर में आ गया अच्छे से? ये मत बोलना सर अगर आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा हो जाए, पर मास तो उतना ही रहेगा, मास होना बढ़ जाएगा। भाई मास तो आर तक ही है, नहीं सर मैं और ज्यादा बढ़ा दूं, कैसे बढ़ेगा? बढ़ ही नहीं पाएगा। जब मास जहां तक एग्जिस्ट कर रहा है वहीं तक ही तो लोगे। मास केवल कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों? आर तक कर रहा है, तो ऐसे नहीं मैं आर से ज्यादा यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, तो होएगा ही नहीं सॉल्व। क्लियर है? सर में आ गया यहाँ तक? ठीक है, एम डैश निकल गया, री डैश निकल गई। क्या चाहिए मेरे को? कुछ चाहिए नहीं, मेरे को सिंपल क्या निकालना है? किस पॉइंट पर निकालना बच्चों? एस पॉइंट पर निकालना। तो फॉर्मूला क्या था? जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर। जी की वैल्यू जी है, एम डैश की वैल्यू कितनी निकाली आपने? एम आर क्यूब डिवाइड बाय आर स्क्वायर पहले से था, कैपिटल आर स्क्वायर भी है। ये कट के कितना आ गया बच्चे आपका? आ गया रिजल्टेंट जी एम आर अपॉन में कैपिटल आर क्यूब। ये आ गया रिजल्ट जी एम आर अपॉन में कैपिटल आर क्यूब। आई विल रिकमेंड कि आंसर आपको याद हो। बाय, क्योंकि इस पे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट पता कैसा है कि ग्राफ बेस पे क्वेश्चन आ जाएगी कि अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो उसका ग्राफ बना के दिखाओ। ग्राफ अगर फॉर्मूला याद नहीं होंगे तो ग्राफ भी याद नहीं होंगे, तो स्पेशली स्फेरिकल का तो याद होना ही चाहिए। स्फेरिकल का याद, स्फेरिकल हो गया, होलो हो गया, ये दो ऑब्जेक्ट है ना, इनका तो आपको याद होना ही होना चाहिए। क्लियर हो गया अच्छे से? करें? चलो अब इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है बनाएंगे। देखो सबसे पहले ध्यान से देखो, जब मेरा आर कैपिटल आर से छोटा था, ये कौन सा केस है? पी क्यू एस में से कौन सा केस लग रहा है आपको? अरे देख ले, आर कैपिटल आर से छोटा, आर के अंदर आ गया तो कौन सा है? एस केस है। एस केस में क्या लिख ली थी वैल्यू बच्चे आपकी? जी एम आर अपॉन आर। ठीक है, जब आर मेरा कैपिटल आर के बराबर था तो क्या निकली थी? ई इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। और जब आर मेरी ग्रेटर देन कैपिटल आर थी तो उसमें क्या निकला था? ई जी एम अपॉन स्मॉल आर। यस और नो? ठीक है, तो मैं देखो आराम से देखना, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इसका ग्राफ स्मॉल आर से ले और ई के बीच में ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी और आर के बीच में लो, तो ध्यान से देखना। एक पॉइंट मान लिया मैंने ये वाला, ये कौन सा पॉइंट है सर? ये वो पॉइंट है जो आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो ये वाला रीजन होगा आर से ज्यादा और ये वाला होगा आर से कम। आर से कम वाले पे आते हैं, पहले आर से कम वाले पे यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है इसमें? पहले तो मुझे बताओ वेरिएबल कौन सा है? कौन सा वेरिएबल है? स्मॉल वेरिएबल है। इसको लगे जी एम अपॉन में आर क्यूब क्या है? कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो उससे तो कोई वैल्यू होगी नहीं, और आर के रिस्पेक्ट में बनाना है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चे? आर। इसका मतलब जैसे जैसे आर बढ़ती रहेगी आपकी फील्ड इंटेंसिटी क्या होती रहेगी बच्चों? बढ़ती। और जैसे ही आर इक्वल टू आर होगा तो आपकी फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? हो जाएगी कांस्टेंट। कांस्टेंट हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी उस केस में? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सन में आ गया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगी कौन से पॉइंट पर? आर इक्वल टू आर। देख लो कोई भी पॉइंट में समस्या है तो सन में आ गया अच्छे से। अब जैसे ही जब आर ग्रेटर देन आर हो जाएगी तो यहाँ पे ई किसके प्रोपोर्शनल है? 1/r² के है, तो 1/r² पैराबोलिक को रिप्रेजेंट करता है, तो डेफिनेटली इसका पैराबोलिक शेप। सन में आ गया अच्छे से? तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे? ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये आ चुका है बहुत बार, ऐसे बहुत बार आते हैं ऐसे। अच्छा यहाँ पे अब ध्यान दो, अब गलती से ग्राफ ही आ गया, गलती से ग्राफ आ गया और बोल दे कि ये डाटा निकाल के दो, तो इसमें क्या क्या डाटा प्रेजेंट है? एक तो आर इक्वल टू आर पे क्या वैल्यू गिवन है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो ये पता होना चाहिए। जी की वैल्यू कांस्टेंट है, आर की वैल्यू तो मास निकालो, निकाल सकते हो जी एम अपॉन आर स्क्वायर से मास, क्यों? कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा ही, और रीडियस बता देगा स्फीयर की, बोलेगा मास, डायरेक्टली निकल जाएगा ग्राफ से। ग्राफ ही दे दिया उसने तो कैसे निकालोगे? इस तरीके से निकालोगे। दूसरा कुछ नहीं दिया, एंगल दे दिया थीटा, एंगल दे दिया टेन थीटा, कुछ भी दे दिया मान के चलो, तो ये कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल। देखो ये थीटा है,
ये थीटा है, ठीक है। आपको पता है टेन थीटा किसके बराबर होता है बच्चों? स्लोप के तो बराबर होता है, यस और नो? इस वाले केस में स्लोप क्या है? आप बोलोगे सर ये एम एक्स होता है स्लोप। एम एम क्या मतलब वेरी कांस्टेंट वाला पार्ट, जो कि कितना हो गया बच्चे? जी एम। ध्यान से देख लो नीचे क्या है, आर क्यूब है, नॉट आर स्क्वायर। तो जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू जी एम अपॉन आर क्यूब होगा। तो यहां से भी एक डाटा मेरा कोई भी निकल सकता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया नहीं आ गया? बस तो अगर मान के जो सुन लो, अगर यही दे रखा होता, ये दो वैल्यू गिवन होती ओनली, ये वाली वैल्यू और थीटा, तो इससे क्या क्या निकाल सकते थे? देखो यहाँ से एक वैल्यू, एक इक्वेशन ये बनती, यहाँ से एक इक्वेशन, तो सबसे पहले मेरी आर निकल जाती, दिस डिवाइड बाय दिस करता रेडियस निकल जाती। अगर रेडियस में दोबारा पुट कर दोगे जी की वैल्यू से, तो मास की वैल्यू भी निकल जाएगी। सारी वैल्यू, केवल दो वैल्यू गिवन से सारी वैल्यू निकाल सकता हूँ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ को अच्छे से देख लो, समझ लो, जो पॉइंट मिस हो रहा है पूछ लो। क्लियर हो गया अच्छे से ग्राफ? और ये याद होना चाहिए, इसी के लिए क्यों बोल रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, इस वजह से बोल, अच्छे से लर्न होना चाहिए सारी चीजें इसके लिए। क्लियर एवरीवन? अब करेंगे होलोस्फीयर के लिए सेम कॉन्सेप्ट। किसके लिए करेंगे बच्चे? होलोस्फीयर। होलोस्फीयर में अंदर क्या रहता है? शेल रहता है, मतलब खोल खाली रहता है ना? शेल की तरह काम करता है, जो कि खाली होता है ना? तो बस हो जाएगा, देखो तो करें। देखो सेम ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी फॉर यूनिफॉर्म होलोस्फीयर, यूनिफॉर्म होलोस्फीयर, यूनिफॉर्म होलोस्फीयर है, रेडियस कितनी है बच्चे इसकी? आर। ठीक है, तो मुझे क्या करना है बच्चों? पी पॉइंट पर निकालना। पी पॉइंट कितनी दूरी पर है सर? वो सेंटर से ना, सेंटर पॉइंट से आर डिस्टेंस दूरी पर। सर इसका मास कितना? एम ही है, इसका मास अभी भी एम है। सर इसमें तो अंदर कुछ है नहीं, तब भी मास एम है। यस, मैंने मान लिया मास एम ही है इसका, अंदर चाहे खाली भी क्यों ना हो। सारा का सारा मास किस पे प्रेजेंट है? सरफेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस केस में भी क्या मैं इसको पॉइंट मास मान सकता हूँ? क्यों नहीं मान सकते, पॉइंट मास मैंने मान लिया। जैसे मैं इसको पॉइंट मास मानूंगा तो ईपी कितना हो जाएगा बच्चे? आपको पता है ईपी कितना निकल जाएगा? जी एम अपॉन आर क्यूब। शाबाश, क्या निकलेगा? स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर? स्मॉल आर कैपिटल आर? स्मॉल आर। रेडियल डायरेक्शन पहले से वो फिक्स है, टुवर्ड्स सेंटर होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है बच्चों? क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट है, तो क्यू पॉइंट का दूरी सेंटर से कितनी है? क्यू पॉइंट की दूरी सेंटर से कितनी है? कैपिटल आर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैपिटल आर। कोई दिक्कत? सर इसकी भी वैल्यू क्या है? हाँ बिल्कुल, डायरेक्शन तो वही रहेगी, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट आ गया? एस। एस कहाँ पे होगा? तो कितना मास होगा बच्चों इससे प्रेजेंट? एम डैश इक्वल टू, एम डैश इक्वल टू क्या था? एम अपॉन वी इक्वल टू एम डैश अपॉन वी डैश। तो एम डैश क्या हो जाएगा? एम अपॉन वी इंटू वी डैश। यस और नो? क्या लेंगे फिर? होलो स्फीयर है तो स्फीयर तो वॉल्यूम ही होता है। हाँ तो दिमाग देख, वही तो चेक कर रहा था, कब तुम्हें याद आएगा सर अंदर से खाली था? अंदर से खाली था तो मास कितना है उसके अंदर? जब मास जीरो है गधो, तो फिर फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी उसकी वजह से? जीरो। पकड़ना भी तो पड़ेगा, कौन जागेगा सबसे पहले? तू ही जागा, क्या करे, और सो रहे हैं, ये दिक्कत है। यस और नो? देख ले, खुद ही कह रहा मैं सोया हूँ, मैं क्या करूँ? यस और नो? क्लियर हो गया अच्छे से? ये फॉर्मूले अगर आपको याद रह गए तो ट्वेल्थ में घुसते ही पहला चैप्टर कौन सा आएगा? मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक। सारे डिप्टो फॉर्मूले यही यूज होंगे, डिप्टो। मैंने क्या बोला था? जी की जगह क्या आ जाएगा? के। और एम की जगह बाकी सब सेम है, डिप्टो। उसमें भी जीरो ही निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड।
उसमें भी जीरो निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इसमें जीरो निकल। समझ में आ गया? क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बच्चों, जो कि आपका फेवरेट है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो आता है अच्छे से। हाँ सर, ये तो आता है। ठीक है, देखते हैं अभी कितना आता है। तो मान के चलो बच्चों, ये हमारी क्या है, हमारी अभी अर्थ के रिस्पेक्ट में मान के चल रहा है। अर्थ का डेफिनेटली मास होगा, और डेफिनेटली उसकी क्या होगी, रेडियस होगी। यस और नो, है ना? मान के चलो कि यहाँ पे एक इंसान बैठा है जो कुछ नहीं कर रहा है। कौन है वो तुम्हारे में से? जिसका मास है m। ठीक है, का मास कितना है, m है, स्मॉल m है। अब इसकी वजह से एक आपको पता है ग्रेविटी होगी, जो टुवर्ड्स कहाँ होती है, हमेशा टुवर्ड्स सेंटर ही होती है। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से कुछ ग्रेविटेशन फोर्स भी तो होगा, जो कि कितना होगा, जी एम एम अपॉन। सर अब तो दोनों के बीच में गैप कितना, ओनली रेडियस का ही गैप है, तो सिंपल आ जाएगा बच्चों आर स्क्वायर। कितना आ जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर। यस और नो? लेकिन हमने सेम कॉन्सेप्ट पढ़ा कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है बच्चे, एम में भी होता है। यहाँ पे एक्सलेशन एम में तो यूज नहीं करोगे, यहाँ पे क्या यूज करोगे बच्चों, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हम यूज करेंगे। जी हमने अलग से माना है एक वेरिएबल। ठीक है, इस वजह से जी को हमने रिप्लेस किससे किया है, ए से किया, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। ठीक है, तो जैसे हम जी से मानेंगे तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू जी। तो जी की वैल्यू कितनी आ गई, जी एम अपॉन आर। ऐसे आता है आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। तो क्या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सारांश के मास के ऊपर डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है ना? नहीं करती। क्या कोई और ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर भी डिपेंड करती है क्या? केवल अर्थ के रिस्पेक्ट में है, तो अर्थ अगर खींच रहा है तो अर्थ के मास के ऊपर ही केवल क्या करते बच्चों, डिपेंड करती। या तो सारांश का मास अर्थ से बहुत ज्यादा होता, तब जाके तेरी तरफ टुवर्ड्स क्या होती, अर्थ होती। यस और नो, होती कि नहीं होती? तब होती। यस और नो? पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। समझ में आ गया? तो जो अपनी तरफ खींच रहा है उसी, मतलब उसका मास क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा है। उसी की वजह से बहुत ज्यादा ग्रेविटेशन फील्ड है। आप ये बोलोगे सर एम की भी तो होगी, पर एम की तो ग्रेविटेशन फील्ड बहुत ही नेग्लिजिबल होगी, क्योंकि मास ही बहुत कम है। यस और नो? इस वजह से उसकी जो ग्रेविटेशन फील्ड होगी वो जीरो है अप्रोक्सीमेट। समझ में आ गया? क्लियर? तो इसका मतलब कि अगर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे नीचे पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि जी सबका क्या है, सेम है। एक्सेलेरेशन सबका सेम है, और एक्सेलेरेशन मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। फॉर्मूला तो वही होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2g s। उसमें कहीं पे भी मास नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें एयर रेजिस्टेंस मिलता ही मिलता है इस वजह से। तो आपने क्वेश्चन भी पढ़ा होगा ना क्लास 9 में कि 100 ग्राम का है एक ऑब्जेक्ट, एक 200 ग्राम का, सबसे पहले कौन पहुंचेगा, तो तूने लिखा था 200 ग्राम का, पर आंसर क्या था, दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे, क्योंकि बोथ आर गेटिंग सेम एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? क्लियर है? ये तो क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं थी, ये भी करवाऊं बस, तो ठीक है। अब हम इसमें करेंगे, चलो तो नेक्स्ट करते हैं इसमें। इसमें रिलेटिव डेंसिटी का भी कॉन्सेप्ट है, तो वो भी समझते हैं। मान के चलो आपको बता, मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी होता है सर मास अपॉन वॉल्यूम। ये हर किसी के लिए, नॉट फॉर अर्थ, हर किसी के लिए, ठीक है। ऐसा वो बोलते एग्जामिनर की दोनों की डेंसिटी सेम है, दोनों की डेंसिटी सेम है, पर मास क्या है, डिफरेंट हो सकता है। अगर दोनों की डेंसिटी सेम है तो ऐसे भी तो हो सकता है ना बच्चों, दिस केस कैन बी हैपन। तो ये एक अर्थ का हो गया, ये एक दूसरे प्लेनेट का हो गया। यस और नो? उस केस में आपका एम क्या निकलेगा, उस केस में आपका एम निकलेगा रो इंटू वी, याद रखना। और अगर उस केस में रो इंटू वी निकलेगा, और वी क्या होता है बच्चों आपको पता है, 4/3 पाई आर
क्यूब होता है। तो उस केस में हमारी जो जी निकलेगी, ध्यान से देखो क्या निकलेगी, हमारे जी का फॉर्मूला क्या था, जी एम अपॉन आर स्क्वायर था, तो उसका निकलेगा जी 4/3 पी आर क्यूब डिवाइड बाय आर स्क्वायर, जो कि निकलेगा कितना, जी सॉरी 4/3 पाई जी आर। इस बार जी आर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस केस में, ओनली द केस व्हेन द डेंसिटी इज सेम, जब डेंसिटी सेम होगी तब जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आर के, और जब मास सेम होगा तो जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, 1/r² के, जो पहले वाला केस हमने किया, जो पहले वाला केस हमने किया, क्योंकि जी तो सब में ही कांस्टेंट है, जी तो सब में ही क्या है, कांस्टेंट है। अगर मास भी कांस्टेंट हो गया तो कौन सा वेरिएबल बचा, ओनली r² बचा, तो इसी वजह से जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा, कब, जब मास सेम रहेगा। तो लिख लो, इफ मास इज सेम, उस केस में जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 में r² हो जाएगा, और इफ डेंसिटी इज सेम, तो जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चे, आर। इफ मास इज सेम, मास इज सेम बोल तो रहा हूं 10 बार, मास इज सेम, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जब किसी के सपनों में रहेगा तो ऐसे होगा, इधर आ जा, इधर आ जा, ये वाले सपने जियो। क्लियर हो गया। हाँ जी, बोलो बोलो मैडम, क्या हो गया, एक रो भी तो मिसिंग है। 4/3 पाई जी आर रो, ठीक है। अगर वो आपको बोल दे कि अर्थ की डेंसिटी निकालो, अर्थ की डेंसिटी, तो निकाल सकते हैं, किसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। रो की क्या वैल्यू निकल गई बच्चे, यहाँ से रो की, सर रो की वैल्यू निकल गई जी 3g अपॉन में 4 पाई जी आर, ये तो निकल गई, 3g अपॉन 4 पाई जी आर। जी की वैल्यू कितनी होती है, स्मॉल वाले जी, स्मॉल वाले जी 9.8, कैपिटल जी की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू 64 किलोमीटर, यहाँ पे 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ध्यान रखना है, आर की वैल्यू क्या होती है, 6.4 इंटू 10⁶मीटर, या फिर 6400 किलोमीटर, जो भी आपको सही लगे कोई भी एक वैल्यू याद कर सकते हो। सारी वैल्यू पुट करोगे, रो की वैल्यू निकल जाएगी, निकालोगे, निकालो, रो की वैल्यू निकाल के दो मेरे को, मैं देखूं कैसे कैलकुलेशन करते हैं इस बार फास्ट। गलत आ रही है, 10.6 एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, अब मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है 5500 kg पर मीटर क्यूब, या फिर 5.5 इंटू 10⁻3, ठीक है, 5.5 इंटू 10⁻3, 5.6 भी चल जाएगा, क्या हो गया इसमें, कौन सी बड़ी बात है, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये आएगी वैल्यू। लिखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ अर्थ वर मेड ऑफ लेड, लेड से बनाई गई, इफ अर्थ वर मेड अप ऑफ लेड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ रिलेटिव डेंसिटी गिवन है 11.3, व्हाट बेटा वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, जिसमें वैल्यू ऑफ मास ऑफ अर्थ आपको तो याद ही होगा कितना है, 6 इंटू 10⁻24 kg, तो मुझे जी की वैल्यू चाहिए, ठीक है, करें। सर रिलेटिव डेंसिटी तो सर आपने पढ़ा है, लेड लेड
आपने पढ़ाया नहीं सर लेटेड डेंसिटी पर? अगर थोड़ा बहुत बचपन में याद हो, जब क्लास 9 में पढ़ते थे तो लेटेड डेंसिटी हमने हमेशा किससे कंपेयर करके चलते हैं? लेटेड डेंसिटी किससे कंपेयर करके चलते हैं? पानी से कंपेयर करके चलते हैं। तो पानी की वैल्यू डाल देंगे 11, कितना हो जाएगा? नीचे वाटर की कितनी होती है डेंसिटी? 1000 होते हैं ना केजी के रिस्पेक्ट में, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी? ये तो मुझे डेंसिटी ऑफ जो भी है लेड, लेड से बना है, लेड कितनी है? इसकी कितनी है? 11.3। तो लेड की कितनी होगी डेंसिटी? लेड की होगी 11.3 इंटू 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ये हो गई बच्चों, कितनी हो गई है? 11300। तो मेरे ख्याल से मास ऑफ अर्थ से तो ज्यादा ही है। मास ऑफ अर्थ कितनी? 5.5, डबल होगी लगभग लगभग उससे। यस और नो? अगर मास डेंसिटी डबल हो जाएगी तो आपको पता है, हमने जी का फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़ा, कितने था? 4/3 पाई जी आर रो। यस और नो? अब 4/3 में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे सर, नहीं आएंगे। जी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। आर, आर में कोई चेंजेस आएंगे सर? आर में भी नहीं आएंगे। रो में चेंजेस आएंगे कितने? 11,300। अब इसको शॉर्टकट, अगर आप थोड़े दिमागदार होते, अगर आप जो कि नहीं हो मुझे पता है, तो आप कैसे करते? मैं इसको जी डैश मानता, फिर मैं अर्थ का लिखता जल्दी से। अर्थ का फॉर्मूला क्या होता? 4/3 पाई जी आर। अर्थ की कितनी निकली थी अगर याद हो तो? 5500 निकली। यस और नो? है ना। तो मुझे बताओ, जी अपॉन जी डैश कितना हो जाएगा? जी अपॉन जी डैश तो केवल क्या हो जाएगा? 5500 डिवाइड बाय 11300, क्योंकि रेडियस में तो कोई चेंज ही नहीं है, शेप में थोड़ा चेंज किया, किस में चेंज किया? ओनली मास में चेंज किया है ना। यस और नो? तो उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी है? मेरे ख्याल से तो 1/2 के नियर बाय आ रही है। तो जी डैश की वैल्यू कितनी हो जाती? जी डैश की वैल्यू तो 2 टाइम्स ऑफ जी, अप्रोक्सीमेट 20 के आसपास आती। ये शॉर्टकट। एग्जैक्ट निकालने के तो डेफिनेटली आपको एग्जैक्ट डिवाइड करना ही पड़ेगा। अगर वो न्यूमेरिकल टाइप होता, सुन लो, अगर न्यूमेरिकल टाइप होता तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है? हैं? ना ना ना, ऐसे नहीं भाई, क्योंकि ऑप्शन वाला है। आंसर एग्जैक्टली देखो कितना, मैंने 20 यार एग्जैक्टली पता कितना आ रहा है? 22.21। देखो बहुत डिफरेंस है। पहले 2 पॉइंट है, मेरे को तो 4 नंबर दिखाई दे रहे हैं। 4 नंबर गए हैं। ये तो तुक्का मार देगा, ये तो 22.21 मारेगा तुक्का, देख लियो। एक एक दो डिजिट और निकाल देगा। तेरा ही तो पेपर लीक होगा। है 50-60 लाख रुपए। हम्म। जी का भी हो ही जाएगा तेरे लिए। जे का आज तक पेपर लीक नहीं होता। इतनी तू नहीं हो सकता, इतना टफ नहीं आता। तू भी करने के बैठेगा ना 2 दिन आराम से, तेरे को तू भी कर लेगा। तू भी गूगल से तो कर ही लेगा। गूगल है तो तेरे बिल्कुल ही टॉप 360 ही लाएगा क्या? तो नकल करके देख रहे हो? देखो ये भी उसकी तरह महान बनना चाह रहा। अब नकल मारो तो इतनी मारो कि 25-30 रेंज की हो, सीधा 57 हाईएस्ट ले आया। एक लड़की नहीं थी बिहार में, याद है? उससे बोला गया था कि आपके कितने नंबर आए। चलो बच्चों, जहां तक हो गया समझ में आ गया अच्छे से? नेक्स्ट लिखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिखो। ऐसे क्वेश्चन नहीं आता जेई में, ठीक है? लिखो। ए मैन कैन जंप 1.5 मीटर हाई। A man can jump 1.5 meter high on the earth. Calculate the approximate height he might be able. Calculate the approx. A man can jump 1.5 meter high on the earth. कितना जंप कर सकता है? 1.5। देखो, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट हाइट he might be able to jump on a planet, having density 1/4 of earth, of earth, 1/4 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 of earth
एन रेडियस 1/3 ऑफ अर्थ रेडियस, एन रेडियस 1/3 ऑफ अर्थ रेडियस। कुछ मत सोचो, मुझे बेसिक से स्टार्ट करो। मेरे को निकालने जंप, एक पर्सन इतना जंप कर सकता है। हमारे अर्थ में जंप करने का मतलब क्या हो गया कि मैं मैक्सिमम जंप 1.3 मीटर कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को एक ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे जी की वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। यस और नो? इसका मतलब कि अगर मैं उस दूसरे वाले प्लेनेट की अगर मैं जी निकाल दूं, समझ रहे हो, दूसरे वाले प्लेनेट की मैं क्या निकाल दूं, जी निकाल दूं, और उन दोनों, एक हमारे अर्थ की और उस वाले अर्थ की जी से कंपेयर कर दूं, तो मैं बहुत इजीली हाइट निकाल सकता हूँ, हाइट से कंपेयर कर सकता हूँ। यस और नो? तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, दूसरे वाले प्लेनेट की क्या निकालनी है, जी निकालनी है। बस जी निकाल के दिखाओ कितनी होगी, जी निकाल के दिखाओ। वेल वाइल कंपेयर टू अर्थ, तो पहले अर्थ के हिसाब से लिखो फॉर्मूला, हमेशा सबसे पहले दिमाग लगाया करो, अर्थ के हिसाब से लिखो। अर्थ की जी की वैल्यू क्या होगी आपको पता है, 4/3, क्योंकि डेंसिटी का कॉन्सेप्ट दे रखा है ना, तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 4/3 पाई जी आर रो। यस और नो? ठीक है, ये सारा का सारा अर्थ का हो गया। अब मुझे एक प्लेनेट का यूज करना है। प्लेनेट में क्या होगा बच्चे, 4/3 पाई जी आर प्लेनेट का, डेंसिटी भी प्लेनेट की। दोनों को क्या कर दो बच्चे, डिवाइड। दोनों को डिवाइड करोगे, सारे पोर्शन कट गए, सारे पोर्शन कट गए, तो जीई अपॉन जी पी कितना बचा आपको पता है, आर अपॉन आर पी, रो अपॉन रो। चाहे तो आप इसको ए भी लिख सकते हो ताकि अपने रेफरेंस के। अब इसने बता रखा है, ध्यान से देखो क्या बोल रखा है, जो प्लेनेट की रेडियस है दैट इज 1/3 ऑफ अर्थ रेडियस, 1/3 ऑफ अर्थ रेडियस। तो कैसे लिखना, देखो आर ई 1/3 ऑफ अर्थ रेडियस, समझ में आ गया। रो ई 1/4 ऑफ अर्थ, तो देखो ये कट गया, ये कट गया, मेरे ख्याल से 4 से 12 ऊपर चला गया 12। यस और नो? है ना? तो मेरे पास जी पी कितना निकल गया, जी पी निकल गया जीई अपॉन 12 निकल गया। देखो जी 12 निकल गया, तो मतलब 1 से भी कम हो गई। मुझे एक चीज बताओ, अगर ग्रेविटी कम हो जाए, मुझे सोच समझ के बताना आंसर, तुक्का नहीं, सोच समझ के बताओ। अगर ग्रेविटी कम लग जाए, जी की वैल्यू कम हो जाए, तो आप आराम से जंप कर सकते हो कि दिक्कत आएगी जंप करने में? इसका मतलब कि जो पहले जितनी हाइट कर रहे थे उसमें कितने टाइम जोड़ दो, 12 टाइम्स। प्लस करना है कि ऐड करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है? शाबाश, वेरी गुड, थप्पड़ मारो उसमें। मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1/12 टाइम्स हमारी क्या होगी बच्चों, रेडियस, सॉरी ग्रेविटी कम हो गई है। तो मैं कितने हाइट जंप कर सकता हूँ, आप बोलो सर प्लेनेट पे तो मैं 12 टाइम्स हाइट जंप कर सकता हूँ, जो कि मैं अर्थ पे करा। तो अर्थ पे कितनी कर रहा था मैं, 1.5, तो यहाँ पे कितनी करूंगा, 18 मीटर तक। पता है 18 मीटर कितना हो गया, मतलब कि लगभग 3 से 4 मीटर की एक फ्लोर होता है। 6 फ्लोर तक ऊपर चढ़ गया, 6 फ्लोर। 18 मीटर आंसर आ गया करेक्ट। सर में आ गया नहीं आ गया, इस चीज को कॉन्सेप्ट रखना है। चलो कहीं ना कहीं से जी निकाल दी, पर ध्यान रखना ये बेसिक वाले बच्चे क्या करेंगे, इसको भी 12 से डिवाइड कर देंगे 1.5 को, तो इस चीज का ध्यान रखना है। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक बार आ चुका, लिखो ये वाला भी क्वेश्चन लिखो। इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज decreased by 2%, if radius of earth is decreased by 2%, what will be the change in, what will be the change in acceleration due to gravity? What will be the change in acceleration due to gravity? ठीक है सर, इसमें पहले मेरी रेडियस है 6400 किलोमीटर, उसमें से पहले मैं 2% माइनस करूंगा, फिर मैं उसका स्क्वायर निकालूंगा, फिर मैं उसको जी से डिवाइड करूंगा, फिर मैं मास से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसको 9.8 से माइनस करूंगा, फिर जो डिफरेंस आएगा फिर उसको जी से डिवाइड करूंगा। ऐसे कुछ करोगे ना, करना तो ये, प्रैक्टिकली पर्पस तो ये है ना, मतलब थ्योरी वाइज चलोगे तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे तो करेंगे। एक नई रेडियस निकालोगे,
नई रेडियस को फिर जी अपॉन आर स्क्वायर से, क्योंकि मास तो चेंज नहीं हो रहा, रेडियस चेंज हो रही है, तो रेडियस के नहीं चेंज करने से फिर उसका एक नया जी डैश निकालोगे। चेंज का फॉर्मूला क्या बता रखा मैंने, चेंज का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड, तो वहां से निकालोगे तो कितना टफ हो जाएगा। इजी क्या है पूछो, इजी क्या है पूछो, है गलत। क्या आपने पहला चैप्टर पढ़ा है, कौन सा, यूनिट एंड डायमेंशन में हमने एरर वाला चैप्टर पढ़ा था, पढ़ा था। याद करो क्या पढ़ा था हमने, जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, जी का पढ़ा था जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं एक्स वाई अपॉन जेड स्क्वायर तो तुरंत समझ जाओगे, हाँ 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 हाँ, ऐसा सर आपने कुछ फॉर्मूला बताया था ऐसे, जी बाय जी, स्मॉल जी कैपिटल जी बाय जी, स्मॉल एम बाय एम, याद है, आ रहा है, याद आ रहा है, कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, पढ़ा है ना मैं फॉर्मूला, जब उसको एक्स वाई जेड की फॉर्म में करते थे। क्या कैपिटल जी चेंज होता है, क्या मास चेंज हो रहा है, तो मतलब जी किसके ऊपर डिपेंड है, ओनली आर के ऊपर डिपेंड है। आर कितना परसेंट चेंज हो रहा है, कितना रिजल्टेंट हो गया, खत्म, 4% ही आएगा आंसर, मेरा भी 4% आएगा है। हो कहाँ से ना फट गई हो उसकी, देख लियो एक बार। हाँ भाई सर में आया कि नहीं आया, ये क्वेश्चन है ना। तो आपको यूनिट डायमेंशन का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा पता हो, इसलिए इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, ताकि सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्लियर हो जाए। वैसे मेरे को यहाँ पे एक और चीज लिखनी चाहिए, इंटू 100 में लिखना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज है ना, परसेंटेज बोला है, तो परसेंटेज में 100 का भी हर जगह मल्टीप्लाई ही होगा। तब कहीं उसको 2 को 100 से मत मल्टीप्लाई कर देना, वो पूरा एक परसेंटेज ही होता है। समझ में आ गया, बड़े आगे। ठीक है नेक्स्ट लिखो, टॉपिक है अब वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट एच अबव द ग्राउंड, वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट एच अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड पर। तो देखो इसको समझना है, आसान टॉपिक है, बहुत आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। तो देखो मान के चलो ये क्या है, हमारी अर्थ है, अर्थ का यहाँ पे क्या है, हमारा सेंटर है, ठीक है। सेंटर पे रेडियस कितनी है बच्चे, आर है, ठीक है। और आप मान के चलो एक सर्टेन हाइट पर हो, एच हाइट पर, एच हाइट, ठीक है। तो मुझे इस पॉइंट पर क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन निकाल, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन निकालूंगा तो मान के चलो यहाँ से लेकर टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चे, स्मॉल आर ले सकता हूँ मैं, तो उसमें जी की वैल्यू कितनी होगी, जी की वैल्यू हो जाएगी जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। इसको ले लो एच पॉइंट, ठीक है। मैं बोलता हूं कि आपको अर्थ पे निकालना है, अर्थ की सरफेस पे निकालना, तो अर्थ की सरफेस पे तो आपको पता फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अर्थ की सरफेस पे तो फॉर्मूला पता है जी एम अपॉन कैपिटल आर। यहाँ तक क्लियर। यहाँ पे आर क्या है, आप बोलोगे सर आर है आर प्लस एच है, ठीक है। तो जी एच कितना निकल जाएगा बच्चे, एच कितना निकल जाएगा आपका जी एम अपॉन आर प्लस एच का, ये याद रखना बस। और अगर आप कंपेयर करना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू दिस, दैट विल बी जी एच अपॉन जी ई, तो बताओ कितना आएगा, ध्यान से देखो, ये नीचे तो नीचे ही रहेगा, ऊपर आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का, बस खत्म। आपको जी की वैल्यू तो पता ही है 9.8, उससे आप निकाल सकते हो सारी वैल्यू। समझ में आ गया, आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो आप बताओ हाइट के बढ़ने से जी की वैल्यू कम हो रही है कि बढ़ रही है, हाँ भाई आप बताओ प्रिंस, हाइट के बढ़ने से जी की वैल्यू कम हो रही है कि बढ़ रही है,
प्रिंस बताएगा। कम हो रही है। क्या हो रही है? कम हो रही है। अब मान के चलो, देखो आप कहाँ पर हो। मैंने आपको ऐसे थ्रो कर दिया ऊपर से, हाइट से। हाइट मुझे नहीं पता कितनी, मान के लो हजारों लाखों किलोमीटर दूर है। करते 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 आप यहाँ पे आ गए इस पॉइंट पर, जस्ट अबव द सरफेस पे, जस्ट 1 2 3 4 किलोमीटर दूरी है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो उस केस में मेरी हाइट की वैल्यू कम नहीं होगी क्या बच्चे? बहुत ही ज्यादा। आपने पहले तो हाइट बहुत मानी, तब तो हाइट कम हो गया। इसका मतलब कि जो रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है हमारी? रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है, या फिर 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर है। अगर मेरी एच, ध्यान सुन लो, अगर मेरी एच छोटी हो जाए किससे? रेडियस आर से, तो थोड़ा सा रिलेशन चेंज होगा। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज कर दिया तो गलत ही आंसर निकलेगा। गलत मतलब कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग आंसर है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग आंसर है। तो उसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कुछ ऐसा रिलेशन, ध्यान से देखना। अभी आर स्क्वायर है, नीचे से मैं आर स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, तो क्या बचा? 1 + h² अपॉन, सॉरी, एस। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ बच्चों, ऊपर लेके जाके 1 + h/r⁻²। अगर थोड़ा बहुत आपने अप्रोक्सीमेशन सर ने बताया भी होगा, कोई ऐसी क्वांटिटी है जैसे कि अगर वन के साथ जो भी क्वांटिटी बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, और उसकी पावर कुछ भी हो, वो हमेशा क्या होता है उसके बाद मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो मल्टीप्लाई में कैसे आ जाती है? 1 - 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस नंबर से, -2 इंटू h/r। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1.01 है, फिर इसका मुझे स्क्वायर करना है, तो मैं इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं सिंपल बोलूंगा 1 + 0.101 था ना, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो तो दो आंसर आ गया, 0.0। फिनिश। ये कहता है अप्रोक्सीमेशन है। समझ में आ गया? तो ध्यान रखना ये कब एप्लीकेबल है? ये तभी एप्लीकेबल है जब ये वैल्यू बहुत छोटी होगी, तभी तो मैंने देखो यहाँ पे बहुत छोटी वैल्यू। समझ में आ गया? छोटी वैल्यू पे ही एप्लीकेबल है, सारी वैल्यू पे एप्लीकेबल नहीं। कहीं तुम, सर मैं तो एच को ना 50 लाख किलोमीटर तब भी ले लूंगा, तब तो बिल्कुल भी नहीं लेना। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? तब ये वाला। दिखा दिया है, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी एप्लीकेबल है। समझ में आ गया? यस और नो? ठीक है, तो लिख लो, जब एच मेरा बहुत ज्यादा है या फिर आर के बराबर है, तो उस केस में जी एच की वैल्यू आएगी बच्चे r² अपॉन में r+h² इंटू जी। और अगर h मेरा बहुत छोटा है r से, उस केस में जी एच की वैल्यू आएगी जीई टाइम्स 1 - 2h अपॉन में r। ठीक है, तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताओ उसको कैसे सॉल्व करो। मैं तुमसे बोला कि मैंने तुम्हें ना फेंक के 1 किलोमीटर दूर पहुंचा दिया, अर्थ से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके तुम्हें 1 किलोमीटर दूर पहुंचा दिया। तो मैं तुमसे बोलता हूँ कि तुम्हारी ग्रेविटी में कितना चेंज आया, चेंज 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 आया, तो दोनों में से कौन सा यूज करोगे? नीचे वाला। ये निकल गई नई वैल्यू, नहीं तो निकली है वैल्यू। पहले तो आप अर्थ सरफेस पे तो कितनी वैल्यू थी आपकी? जीई, या फिर बोलोगे 9.8, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, या तो जी बोल दो या 9.8 बोल दो। अब वैल्यू में कितना डिफरेंस आ गया? जीई इंटू 1 - 2h अपॉन आर। तो आपको पता है चेंज परसेंटेज कैसे निकालते हैं? चेंज परसेंटेज न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड, वो निकल जाएगी तो आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप इससे भी कर सकते हो, देख लो। ये एक तरीके की न्यू तो वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू तो जी है, तो मैं सिंपल क्या बोलूंगा? परसेंटेज चेंज। पर ये केवल इसी के लिए, इसके लिए नहीं, इसके लिए दूसरा वैल्यू होगा, इसके लिए दूसरा फॉर्मूला। ये तब है जब बहुत ज्यादा हाइट पर है, तो इसके लिए कर रहा हूं मैं बस। इसके लिए कितना होगा? न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू तो यही है बच्चों।
माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू। तो देखो जी से जी कैंसिल, जी वाले से नीचे भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको पता चल रहा होगा कि आंसर आएगा माइनस के 2h अपॉन आर। ये सर माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? माइनस ये बस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, वैल्यू इज डिक्रीज, बस यही रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। कि वैल्यू जो जितना भी परसेंटेज आया ना वो डिक्रीज में आया। जैसे पहले में रेडियस कितने परसेंट डिक्रीज हुई थी, 2%, तो -2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतने परसेंट डिक्रीज हुआ। तो ऐसी ग्रेविटी इतने परसेंट डिक्रीज हो गया, बस ये रिप्रेजेंट करना। समझ में आ गया? क्लियर हो गया अच्छे से? नोट डाउन करो। अब वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है बच्चों। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है बच्चों इसमें? हमें ये कॉन्सेप्ट यूज करना है कि यहाँ पे कितनी आपकी क्या थी, मास प्रेजेंट है, क्योंकि अब मास चेंज हो चुका है, मास चेंज हो चुका है, तो फिर वही वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। कौन सा? वॉल्यूम मास डेंसिटी। वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या कहता है बच्चों? वॉल्यूम मास डेंसिटी कहता है मास अपॉन वॉल्यूम एम डैश अपॉन बी डैश वॉल्यूम। ये आपका एम डैश बन चुका है। अब मुझे बताओ, मास तो मास ही रहेगा पहले से ही, तो ये कितना था, 4/3 पाई आर क्यूब, ये बन जाएगा एम डैश, ये कितना बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपने पहले भी निकाला था, एम डैश की वैल्यू आई थी एम डैश टाइम आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब डिवाइड बाय कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब, यस। ठीक है, तो कुछ नहीं है, मेरे को जी डी निकालना है। जी डी मतलब ड्यू टू विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। ध्यान से देखो, जी आएगा, एम डैश आएगा मास का, और कितनी दूरी पर है बच्चे, आर स्क्वायर दूरी पर है, बात ही खत्म, बस खत्म। यस और नो? ठीक है, अब वैल्यू तो पुट करनी है। एम डैश की वैल्यू कितनी आपको पुट कर चुके, कितनी बच्चे, एम टाइम्स आर क्यूब डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू आर। ये तो आप पहले भी निकाल चुके थे, देखो निकाला था नहीं निकाला था, सेम, तो वही वैल्यू आगे कितनी निकाले, जी एम आर अपॉन में आर, जी एम आर अपॉन में आर क्यूब आ गया बच्चे। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? और ये आर स्क्वायर, अच्छा हमने काटा, ठीक। हाँ, क्या डाउट है सर आपका? सर जैसे एकदम अर्थ की कोई अंदर जाते रहेंगे, तो सी की वैल्यू घटती रहेगी और घटेगी। अभी आने वाला है सर, अभी आप ही का आंसर आने वाला है। ये बहुत ने जो टफ क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आएगा भी। ये देख इधर देख, अब तेरा आंसर यहीं पे छुपा हुआ, ये देख आ गया तेरा आंसर, जी एम बार। आर की वैल्यू तूने निकाली, आर माइनस डी निकाली, यस और नो? नीचे क्या आ गया बच्चे, आर क्यूब आ गया। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, ठीक है, इसमें से आर कॉमन ले ले, आर कॉमन ले ले, तो यहाँ पे 1 - डी अपॉन आर, और यहाँ पे बचा आर स्क्वायर, आर क्यूब सॉरी, तो ये बन गया जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। बचा बचा के नहीं बचा, देख ले इधर से, ये जाना पहचाना सा लग रहा है मेरे को। जीएम अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर, तू बोल। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, गधे क्या है ये, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। जी कौन से पे, अर्थ सरफेस पर है, वो पता नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में घुस गया, देख रहे हो? आगे फाइनल रिजल्टेंट। अब तो बता, देख इधर देख, डी के बढ़ने से, ध्यान से देखो बच्चे, डी के बढ़ने से, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि आप डेप्थ लेवल, मैंने क्या बोला, डेप्थ लेवल कहां से मेजर करना है, सरफेस के अर्थ से। तो ध्यान देखो, यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है इस पॉइंट पर, 0, बढ़ते जा रहे 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 बढ़ते जा रहे, और आप सेंटर पे पहुंच गए। तो मतलब आपने डी कितना कर दिया, आर के बराबर कर दिया, आर बाय आर, 1 - 1 जीरो इंटू समथिंग समथिंग, नहीं चल तो मान ले जीरो, इसका मतलब कि
अगर हम डेप्थ लेवल पे जाते रहेंगे, सुन लो, अगर हम डेप्थ लेवल पे जाते रहेंगे तब भी हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। और हम सरफेस से दूर जाते रहेंगे तब भी हमारी अर्थ की ग्रेविटी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। दोनों ही केस में क्या होते, कम होती है। समझ में आ गया? पर दोनों में परसेंटेज डिफरेंट होगा। जितना डेप्थ लेवल पे मान के अब 10 मीटर गए और 10 क्यों बोल रहा हूँ, 10 किलोमीटर गए, वो उतना ही आपने हाइट पे 10 किलोमीटर किया, तो दोनों में डिफरेंस होगा। वो क्वेश्चन करेंगे भैया, वो क्वेश्चन करेंगे कितना डिफरेंस होगा। बस 2-3 क्वेश्चन है, छोड़ रहा हूँ। परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं क्या हम, निकाल सकते नहीं निकाल सकते, निकाल सकते सर कैसे, ध्यान से देखो, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू इनटू 100, कितना आएगा, जीडी की वैल्यू पुट करेंगे तो देखना आप आंसर आएगा डी बाय आर विद माइनस साइन इनटू 100%। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि डिक्रीज कर रहा है, बस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है मेरा। समझ में आ गया? पहले क्या निकला था, 2h अपॉन आर निकला था, इस बार क्या निकला है, डी अपॉन आर। इस वजह से डिफरेंस आएगा, जितना आप ऊपर जाओगे उतना, और जितना आप डेप्थ में जाओगे तो दोनों में जी की वैल्यू क्या हो रहेगी, डिफरेंट रहेगी। जी की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, डिफरेंट रहेगी। ठीक है? अब मुझे एक चीज बता दो, अगर मैं हाइट एच ऊपर हाइट गया, खुद ही बताना आंसर, तो वहीं खत्म कर दूंगा मैं एक दो क्वेश्चन का, वरना फिर मुझे 3 चक्कर आने पड़ेंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन का जवाब दे तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा बस, ठीक है, वरना फिर 3-4 करवाऊंगा, ध्यान से देना जवाब। मान के चलो आप सरफेस से एच हाइट के ऊपर गए, एच हाइट, तो उसकी वजह से आपकी ग्रेविटी कुछ ना कुछ निकली, निकल गई। सेम वही ग्रेविटी मुझे डेप्थ लेवल पे चाहिए, सेम वही ग्रेविटी मुझे डेप्थ लेवल पे चाहिए, तो मुझे कितना डेप्थ लेवल पे जाना पड़ेगा, जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? दोबारा पूछ रहा हूँ, सरफेस पे हो, सरफेस से आप एच हाइट पे गए तो आपकी ग्रेविटी निकली, आप बिल्कुल बिल्कुल आपको उसी डेप्थ लेवल पे जाना है, कितने डेप्थ लेवल पे जाना है मुझे नहीं पता, आपकी ग्रेविटी क्या होनी चाहिए, पर सेम निकलनी चाहिए। ठीक है? सोच लिया आंसर अपना, सोच लो, सोच लिया तूने, बता, तू बता। शाबाश, उससे डबल नीचे क्यों, सर वहां पे निकला था 2h अपॉन आर, यहाँ पे निकला है डी अपॉन आर, तो डी किसके बराबर होना चाहिए, 2h के बराबर हो। जितना हाइट आपने ऊपर किया है उतना ही हाइट आपने डबल उसका नीचे किया है, उसी बेसिस पर क्या हो जाएगा, आपकी ग्रेविटी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। समझ में आ गया अच्छे से, यस और नो? इसी बात पे जल्दी छोड़ रहा हूँ।